हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं या एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं इंग्लिश वाली, उनकी वोकेबलरी को कवर करेंगे, चाहे वो फ्लेमिंगो हो, विस्टास हो, फर्स्ट लाइट हो, बिहाइव हो, हॉर्नबिल हो या इस तरह की और भी जो बुक्स हो, उन सभी की वोकेबलरी एक एक करके कवर करेंगे। उनके मीनिंग को देखेंगे, उनके यूजेस को देखेंगे, कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर क्लास के बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा क्लास 6 में हो और चाहे वो बच्चा क्लास 12 में हो, अगर वो बच्चा अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, इवन वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा हो, ग्रेजुएशन के बाहर भी हो, तब भी अगर आप अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हो तो ये अपने आप में एक ऐसी सीरीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात कि इस वोकेबलरी की सीरीज में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक से आप 50-60 वर्ड तैयार कर लो, या कोई बच्चा आकर ये कहे कि सर मैं एक दिन में 50 वर्ड तैयार करना चाहता हूँ। तो ये सीरीज ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। इस सीरीज में मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा और वो स्टैंडर्ड ये है कि जैसे जैसे सीरीज की क्लास खत्म होगी वैसे वैसे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो हर एक सीरीज की क्लास के बाद, हर एक क्लास के बाद, सीरीज की हर एक क्लास के बाद जो भी वर्ड्स होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको आपकी बुक्स में दिख जाएंगे। चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कुछ भी उठा लो, जैसा भी हो, कमेंट बॉक्स में जब ये क्लास खत्म होगी तो जरूर एक बार बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या आपने कुछ इम्प्रूवमेंट पाया है नहीं आज की इस क्लास में। आपको सारे वर्ड्स एक बार में नहीं तैयार होंगे और मैं कहूँगा भी कि आप सारे वर्ड्स एक बार में तैयार करने की कोशिश भी मत करना। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और जब वो वर्ड्स आए तो उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर अपने आप को रख कर देखना है कि वो वर्ड के मीनिंग को मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल डीन सर एकेडमी, ये एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। आइए, तो जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है ड्रेड। ठीक, अभी क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है किसी भी शब्द की हिंदी मीनिंग तैयार कर लेना। हमें ये लगता है कि हमने अपनी वोकेबलरी तैयार कर ली अगर हम किसी वर्ड के हिंदी मीनिंग को पढ़ लिए तो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और इंग्लिश में कुछ बेहतर करना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए जरूरी होता है ताकि आप उस वर्ड के यूज को समझ पाओ। अगर मैंने कहा कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे पेन है। पेन नाउन की तरह यूज किया जाएगा। आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा, लेकिन पेन का मतलब लिखना भी होता है, तब पेन की फॉर्म बन जाएगी। जब वर्ब है तो उसकी फॉर्म बनेगी, पेन, पेंड, पेंड, तो पेन वर्ब हो गया। मैंने कहा क्रो, क्रो क्या है, तो आप कहोगे सर क्रो नाउन है, कौवा, लेकिन जो कौवा है वो वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। जब अपनी बात काव काव करके बोलोगे तो वो क्रो हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तो क्रो की फॉर्म बन जाएगी। मैंने कहा फॉक्स क्या है, आप कहोगे सर नाउन है, मैं कहूँगा फॉक्स का मतलब धोखा देना भी होता है, तो फॉक्स वर्ब भी बन जाएगा। कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही तो आपको फॉक्स कर रही है, तो फॉक्स कर रही है तो फॉक्स वर्ब हो गया। तो इसका मतलब किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आइए इस क्लास को देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है या तो डर या तो डरना। ध्यान रहे, डराना नहीं होता है। ड्रेड का मतलब होता है या तो डर या तो डरना। ठीक, तो मीनिंग इसकी हो जाएगी फियर, बी अफ्रेड ऑफ या फिर अप्रीहेंशन। हालांकि ड्रेड नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है, फियर भी नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज होगा, लेकिन बी अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ ये वर्ब की तरह से, और एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बात के लिए थोड़े चिंतित हो, परेशान हो, तो उस सेंस में भी ड्रेड का यूज होता है, इसलिए एप्रीहेंशन लिखा हुआ है। एक और बात कि किसी वर्ड के सारे मीनिंग मुझे नहीं याद है, मैं सारे मीनिंग, कितने मीनिंग हो सकते हैं वो सारे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा। मैं आपको जितने पॉसिबल हो पाएंगे या जितने मुझे समझ में आ रहे होंगे उतने ही बता पाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते सर इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है, उसमें दिया और डिक्शनरी में तो आप देख सकते हो, बट कुछ पॉसिबल और जितने हो सकते हैं। ठीक, तो ये 3 वर्ड हो गए ड्रेड के लिए। अच्छा, आप ये देखना चाहोगे कि इसमें अफ्रेड के साथ बी लगा हुआ है, इसको समझाता हूँ। ये जो अफ्रेड वर्ड है, अफ्रेड, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, अपने आप में एडजेक्टिव है। और मैंने कहा है नाउन या वर्ब, तो इसको वर्ब बनाने के लिए मैंने बी लगा के लिखा हुआ है। आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, तो जब बोलोगे तो बन जाएगा आई एम अफ्रेड ऑफ, तो एम लगा के अफ्रेड लगाओगे तो ये ड्रेड वाला मीनिंग दे देगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए कैसे लिखा गया है, आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग फॉर कमिंग लेट। अब मैं कहूँ यहाँ पे ड्रेड को कैसे यूज किया गया है, तो आप कहोगे सर नाउन की तरह। कैसे पता चल पाया,
इन प्रेपोजिशन है, और जब भी कभी प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। ड्रेड यहाँ पे नाउन है। कैसा ड्रेड? बहुत ज्यादा ड्रेड। तो ग्रेट वर्ड क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, ये बच्चा है, लेट आने की वजह से डर रहा है, इसको डेली डांट पड़ती थी, तो अब वो डरा हुआ है। आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर कमिंग लेट। लेट आने की वजह से मुझे डांट पड़ेगी और उस बात का मुझे डर बहुत ज्यादा था। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मैं सर ये चीजें नहीं खाता हूं, मैं डरता हूं बीमार होने से, मैं डरता हूं बीमार होने से। तो अब की बार मैं ड्रेड को वो बना दूंगा, आई ड्रेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं लिख रहा हूं बीइंग सिक, आई ड्रेड बीइंग सिक। आई ड्रेड बीइंग सिक, मैं डरता हूं बीमार होने से। तो देखो ड्रेड यहाँ पे वो बना दिया, यहाँ पे ड्रेड क्या था? नाउन बना दिया। बात समझ में आ गई? एक और चीज, ये जो फॉर है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो फॉर के बाद मैंने क्या लिखा है? कमिंग। कमिंग कौन सी फॉर्म है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम प्रीपोजिशन लिखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी प्रीपोजिशन लिखा जाएगा तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। या फिर अगर कभी वर्ब आ रहा है तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखिए, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, और जब वो नाउन होती है तो उसको बोलते हैं जीरंड। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई प्रीपोजिशन, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे बहुत बार मिलेंगी, तो हर बार नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी बोल के निकल जाऊंगा। अभी पहली क्लास है तो आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, जो मुझे जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल बताते समय या कुछ भी बताते समय। अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर कभी वर्ब आ रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी, और वो आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी, उसको बोलते हैं जीरंड। तो यहाँ जो फॉर के बाद कमिंग लिखा हुआ है, अब आप समझ गए होंगे कि कभी फॉर के बाद कम नहीं लिखा जा सकता, वहां पे आईएनजी फॉर्म ही लिखनी है और लिखना पड़ेगा फॉर कमिंग लेट, चाहे कोई भी वर्ब लिखो तो। सो आई वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, मैं बहुत डरा हुआ था उस समय डांट पड़ने की वजह से, कि मुझे डांट पड़ सकती है लेट आने के लिए। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कॉल्ड। देखो जब भी किसी बच्चे को डांटा जाता है कि उसने कोई गलती कर दी है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हो स्कॉल्ड या फिर चाइल्ड। आई विल स्कॉल्ड यू, तो मैं तुमको डांटूंगा इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क, अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। एक पिता जो है अपने बच्चे को ऐसे बोल रहा है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तो क्या हो गया? चाइल्ड, या फिर रिब्यूक या फिर रिप्रोक। ठीक है, ये जो रिब्यूक और रिप्रोक है, ये क्रिटिसाइज करने के सेंस में भी होते हैं। क्रिटिसाइज करना किसी को, भाई क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी को आप बहुत ज्यादा लताड़ रहे हो, किसी को आप बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, तो इस सेंस में रिब्यूक और रिप्रोक भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एक छोटा बच्चा है और ये उसकी माँ जो है इसको डांट रही है किसी बात के लिए, क्योंकि इसने कुछ तोड़ दिया, कुछ खराब काम किया है। हिज मदर स्कॉल्डेड हिम, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ो तो वर्ब ढूंढो, उसकी फॉर्म देखो, उससे उसका टेंस डिटरमाइन हो जाएगा। हिज मदर स्कॉल्डेड हिम फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट बेस, उसके फेवरेट बेस को तोड़ने के लिए। तो अब की बार आप देख रहे होगे कि फिर से फॉर आया और यहाँ पे ब्रेकिंग आया। तो अब मैं नहीं बताऊंगा, फॉर प्रीपोजिशन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी, जीरंड बोला जाएगा। जब भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और अगर वर्ब आएगा तो उसको नाउन बनाना है। नाउन कैसे बनाओगे? आईएनजी फॉर्म में। जब आईएनजी फॉर्म में काम करेगी तो उसको जीरंड बोला जाएगा। तो इसी वजह से फॉर ब्रेकिंग लिखा गया है। ठीक है, सो फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट, उसका कोई फूलदान था उसने तोड़ दिया, इसके लिए उसकी मां ने उसको बहुत डांट रहा है। आई गॉट अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम माई मदर। अभी यहाँ पे देखो, ये जो स्कॉल्ड था, जब इसको नाउन बनाना पड़ा तो ये बन गया स्कॉल्डिंग। स्कॉल्ड से जब नाउन बनाना पड़ा तो क्या बन गया? स्कॉल्डिंग। ये जो रिब्यूक और रिप्रोक है, ये नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, लेकिन स्कॉल्ड और चाइल्ड खाली वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं। बट इतना आप ध्यान नहीं रख सकते हो, तो जो चीज आपको बस ध्यान आ रही है बस उतना ही करना है कि स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है। माँ ने उस बच्चे को डांट लगाया था क्योंकि उसने उसका फूलदान तोड़ दिया था, कोई जरूरी कीमती फूलदान था, वो टूट गया था। तो हिज मदर स्कॉल्डेड हिम फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट बेस, या फिर आई गॉट अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम माय मदर फॉर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, मिल्क नहीं पीने की वजह से। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, इसको बोलते हैं चर्प। CHIRP लिखा हुआ, बोलते हैं चर्प। ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, हर क्लास की बुक में। चर्प का मतलब होता है चहचहाना या ट्वीट, इसी के लिए वर्ड लिखा गया है ट्वीट। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है
तो मैं कहूंगा टेंस बताओ, तो आप कहोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहां पे? एट द एज ऑफ द वुड्स। एट क्या है? प्रीपोजिशन, तो पक्का आगे क्या आएगा? नाउन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, तो पक्का क्या आएगा आगे? नाउन। वुड्स क्या है? नाउन। एक और चीज, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, तो लकड़ी कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल तो बनता नहीं, तो ये प्लूरल बना है, तो ये एक अलग नाउन है और इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। फोर्थ वर्ड है टेम्प्ट। ये आज का सबसे अच्छा वर्ड, सबसे बढ़िया वर्ड, जो आपको कभी नहीं भूलने वाला है। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, खींचना, आकर्षित करना। कोई चीज आपको लालच दे रही है, लालच वाले सेंस में जब यूज करोगे तो कहोगे टेम्प्ट। इसके लिए सिनोनिम्स जो होगा वो होगा इंटाइस, परसुएड और कन्विंस। अब ये परसुएड और कन्विंस जो लिखा गया है ये मनाने के सेंस में लिखा गया है, मनाने के सेंस में मैंने लिख दिया है ना, मनाना, मनाने, मतलब थोड़ा हिंदी गलत हो सकता है, समझिएगा। तो टेम्प्ट का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है जब आप किसी को किसी काम के लिए आकर्षित करते हो, उसको लालच देते हो, खींचते हो, अपनी तरफ बुलाते हो, तो दैट इज कॉल्ड टेम्प्ट करना। सर आज कोई भी चीज मुझे टेम्प्ट कर ही नहीं सकती, आज मेरा फास्ट है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, चाहे ये लोग कुछ भी लेकर चले आए, ठीक है, खूब अच्छी अच्छी चीजें लेके खा रहे हैं वो, और आप हो गए सर नथिंग वुड टेम्प्ट मी, कोई चीज मुझे टेम्प्ट करेगी ही नहीं, कोई चीज मुझे लालच देगी, मुझे अट्रैक्ट करेगी नहीं, तो ये हो गया। और दूसरा होता है कि मनाने के सेंस में कोई रीजन देना, जब आप कोई रीजन देके मनाते हो, तो परसुएड करना, कन्विंस करना। परसुएड और कन्विंस में एक अंतर ये होता है कि परसुएड में आप रीजन देके मनाते हो और कन्विंस में आप बस किसी तरह से उसको तैयार कर ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड टेम्प्ट करना। आई वॉज टेम्प्टेड, मैं टेम्प्ट हो गया था बाय द डेजर्ट मेन्यू। अब मान लीजिए डेजर्ट मेन्यू तो नहीं है यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। अब ये देखिए, ये जो फ्रेंच फ्राइज है, इधर ये कोल्ड ड्रिंक है या कुछ और है, ये सब कुछ देख के आप क्या होते हो? टेम्प्ट होते हो, टेम्प्ट। तो आप बोलोगे आई वॉज टेम्प्टेड बाय द डेजर्ट मेन्यू। इसी टेम्प्ट का अगर नाउन फॉर्म बनाओगे तो बनेगा टेम्पटेशन। इसीलिए बहुत सारे होटल जब आप देखते हो कई जगह पे, आपके शहर में जरूर एक होटल होगा जिसका नाम होगा टेम्पटेशन। ऐसी खाने पीने वाली चीजों के नाम रख दिए जाते हैं। अगर TION लगा है किसी वर्ड के सफिक्स में तो पक्का हो जाएगा नाउन। इसके अलावा इसी टेम्प्ट से एक और वर्ड बनेगा और वो होगा टेम्पटिंग। टेम्पटिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझाना चाहूंगा थोड़े टाइम के लिए, कि अगर कोई वर्ब है तो जो उसकी ING फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है, ये बहुत जरूरी है समझना, वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है। जब वर्ब की ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये सब आगे मेरे काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताते चलूंगा ताकि इस वर्ड मीनिंग के सेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब ये क्या मतलब है? तो देखिए, ये नॉन फाइनाइट वर्ब एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में नॉन फाइनाइट वर्ब दिया हुआ वो पढ़ लीजिए। काम की चीज आपको ये समझनी है कि जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म होती है V1, V2, V3, ING और S और ES। तो जो उसमें से दो फॉर्म है जो मैं बोल रहा हूं, ING फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव का भी काम करती है। जब ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो उससे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो मैंने कहा टेम्प्ट से आप टेम्पटिंग बोल सकते हो और वो एडजेक्टिव का काम करेगी। और तब आप जैसे मान लो आपको कोई ऑफर दे रहा है, खूब बढ़िया ऑफर, मान लीजिए मुझे कोई 50 लाख का ऑफर आ रहा है कि आप आइए यहाँ पे मेरे यहाँ काम करिए, तो मैं कहूंगा कि ये बड़ा ही टेम्पटिंग ऑफर है। कैसा ऑफर है? टेम्पटिंग ऑफर। समझ में आया? तो प्लीज इस वर्ड के अगर आपको कोई यूजेस कुछ मतलब समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या इस वर्ड को जाकर पढ़िए और आपको कुछ दिख रहा हो तो बताइए। आई वॉज टेम्प्टेड, मैं टेम्प्ट हो गया था बाय द डेजर्ट मेन्यू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, अप्रेंटिस। बहुत कॉमन सा वर्ड है। आप देखिए, इसमें एक टीचर है और उनके साथ एक स्टूडेंट लगा हुआ है। तो ये जो है ये टीचर है और इनके साथ ये जो लगा हुआ है स्टूडेंट है। ये लर्नर है, अभी सीख रहा है, तो प्यूपिल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्यूपिल। लर्नर है या फिर अप्रेंटिस, इसी को बोलेंगे अप्रेंटिस, जो सीख रहा है इस समय। दिस वर्क हैज बीन डन बाय एन अप्रेंटिस।
ये जो काम किया गया है ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई एक और अप्रेंटिस बड़ा खराब किया उसने काम। तो दिस वर्क हैज बीन डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, बाय एन अप्रेंटिस, एक अप्रेंटिस के द्वारा। अप्रेंटिस का मतलब हो गया लर्नर, सीखने वाला कोई पर्सन है, तो वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है टेरेबल। टेरेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो वो वर्ड होगा टेरेबल। एक्सट्रीमली बैड, बहुत खराब, अपेलिंग या फिर ऑफुल। जैसे ये देखिए मौसम इस समय बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है और कोई आदमी बाहर जा रहा होगा, तो बोला जाएगा बहुत खराब मौसम है। तो आपको इस टेरिबल वर्ड को याद कैसे करना है? आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना है। टेरिबल वेदर, टेम्प्ट वर्ड कैसे ध्यान रखना है? यार मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ, उधर बहुत खाने पीने वाली चीजें होती हैं, वो सब मुझे टेम्प्ट करती हैं, लुभाती हैं, खींचती हैं। आपको ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। तो टेरेबल अगर कोई चीज तो बहुत खराब है, एक्सट्रीमली बैड, अपेलिंग। द वेदर वाज टेरेबल, तो वेदर कैसा था? बहुत खराब था। यू आर अ टेरेबल डांसर, क्या घटिया डांसर हो यार तुम। यू आर अ टेरेबल डांसर, आप किसी को भी बोल सकते हो, क्या घटिया डांसर हो तुम। यू आर अ टेरेबल डांसर। इट वॉज अ टेरेबल मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है, तो इट वॉज अ टेरेबल मिस्टेक। आप टेरिबल को इस कई तरह के सेंस में आप ध्यान रख सकते हो। टेरिबल, अभी अगर मैं कहूं कि इस टेरिबल वर्ड को यूज कैसे किया जा रहा है, तो आप देखिए द वेदर वाज टेरिबल, तो टेरिबल क्या है? वेदर। सर वेदर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, नाउन के बारे में अगर बताएगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यू आर अ टेरिबल डांसर, ये क्या है? आर्टिकल। अगर आर्टिकल आएगा तो पक्का आगे क्या आएगा? नाउन। डांसर, कैसा डांसर? टेरिबल डांसर, तो टेरिबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगेन इट वाज अ टेरिबल मिस्टेक, ये क्या है? आर्टिकल। अगर आर्टिकल है तो आगे पक्का क्या आएगा? नाउन। मिस्टेक क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा मिस्टेक? टेरिबल, तो टेरिबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बात समझ आ गई? ऑफुल, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में FUL लग जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडजेक्टिव होगा, कई बार नाउन भी होता है, जैसे हैंडफुल, माउथफुल, ये नाउन हो जाता है। बाकी ऑफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अपेलिंग, ये किस वर्ड से बना हुआ है? ये एक वर्ड होता है अपेल, APPAL, ध्यान रखिएगा। अपेल का मतलब होता है टू शॉक, किसी को, टू शॉक समबडी, किसी को शॉक कर देना, अपेल। तो अपेल वर्ब है, वर्ब से ING बना है तो एडजेक्टिव बन गया। तो अपेलिंग भी क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब वर्ब की ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। बहुत ही अपेलिंग कंडीशन है सर जिसमें ये प्रिजनर रह रहे, बहुत ही अपेलिंग, मतलब बहुत अपेलिंग कंडीशन का मतलब बहुत शॉकिंग कंडीशन है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। तो इस सेंस में आप टेरिबल, एक्सट्रीमली बैड, अपेलिंग और ऑफुल यूज कर पाओगे। ये आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया मैंने, ये आपको इनके यूजेस बता दिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज पर्याप्त मात्रा में हो, सफिशिएंट मात्रा में हो, इनफ मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, तो आप बोलोगे प्लेंटी। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक फोटो बना हुआ है, एक कोई दुकान है या कुछ भी है, वहां पे बहुत सारी चेयर्स हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि यार चेयर्स की कमी तो नहीं होगी, तो वो दुकान वाला बोल रहा है वी हैव प्लेंटी ऑफ चेयर्स। एक मिनट, यस, वी हैव प्लेंटी ऑफ चेयर्स इन आवर शॉप। तो दुकान वाला बोल रहा है कि हमारे दुकान में बहुत सारी कुर्सियां हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ चेयर्स इन आवर शॉप। आई थिंक ये बहुत इजी वर्ड है और आपको पता होगा, बट ये चैप्टर में था तो मैंने इसको लगा दिया। अब जो नेक्स्ट वर्ड है देखिए वो है बसल। बसल क्या होता है पहले इसको समझिए। बसल का मतलब होता है नॉइजी एक्टिविटी, रश, डैश। आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, आप देखते हो खूब भीड़ भाड़ है, तो आप कहते हो यार इतना बसल है आज, इतना हसल है, बसल है, या फिर इतना रश है कि मैं क्या बताऊं। तो बसल का मतलब हो गया नॉइजी एक्टिविटी। बसल जो है वो नाउन की तरह भी काम करेगा, बसल जो है वो वर्ब की तरह भी काम करेगा। नाउन फॉर्म में तो हो गया नॉइजी एक्टिविटी, लेकिन वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है कहीं बहुत तेजी से निकलना, बसल करना, बहुत तेजी से निकलना। आप दोनों एग्जांपल देखिए तो दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छा ये वर्ड समझ में आएगा। मैं एक कैफे में बैठा हुआ था, आई सेट इन अ कैफे वॉचिंग द हसल एंड बसल। हसल एंड बसल एक साथ यूज किया जाता है। हसल एंड बसल का मतलब है पूरा शोरगुल जो हो रहा है ऑफ द स्ट्रीट आउटसाइड। तो बाहर स्ट्रीट में ये क्या चल रहा था, तो हसल एंड बसल।
बाहर स्ट्रीट में क्या चला था, हसल एंड बसल। तो मैं उस हसल और बसल को देख रहा था, आई सैट इन अ कैफे। लेकिन दूसरी बार जो बसल यूज किया गया वो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया गया है। सी बसल्ड अराउंड द किचन, यानी कि वो किचन में कहीं बहुत तेज निकली, इधर उधर हो रही थी, सामान इधर उधर कर रही थी। सो सी बसल अराउंड इन द किचन। तो बसल नाउन फॉर्म में केवल एक हो पाएगा, नॉइजी एक्टिविटी। लेकिन अगर बसल को वर्ब कहा जाए तो वर्ब फॉर्म में इसका रश भी हो पाएगा और डैश भी हो पाएगा। और रश और डैश ये दोनों वर्ड आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। डैश का मतलब कहीं से तुरंत निकलना या फिर कहीं बहुत जल्दी से जाना, कहीं बहुत तेजी के साथ पहुंचना। ये सब के सेंस में रश और डैश दोनों वर्ड यूज किया जाता है। नाउन और वर्ब दोनों है, ये बात समझिएगा। नॉइजी एक्टिविटी तो सीधी सी बात है कि एक्टिविटी कह रहे हो तो नाउन ही होगा। बसल भी नाउन है और वर्ब है। वर्ब के सेंस में होगा कहीं बहुत तेजी से निकलना, इसीलिए रश और डैश दोनों वर्ड यूज किया है। और दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि एक बार बसल को नाउन यूज किया गया है। कैसे पता चला नाउन है? वॉचिंग द क्या है? आर्टिकल। अगर आर्टिकल है तो पक्का आगे क्या आएगा? नाउन। तो हसल एंड बसल क्या हो जाएगा? नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रैप। अब देखो रैप क्या होता है। जैसे आप दरवाजे पे नॉक करते हो कई बार, तो एक तो होता है नॉक करना और एक होता है कई बार हिट करना। एक होता है नॉक करना, जैसे टेबल पे आप देखते हो कई बार, तो दैट इज कॉल्ड रैप। अब एक साथ सेवरल नॉकिंग हो रही है तो उसको रैप बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया हिट करना, स्ट्राइक करना। सी रैप एंग्रीली ऑन द डोर, वो बहुत नाराजगी के साथ दरवाजे पे रैप की, तो बहुत गुस्से में आई होगी, कोई बात होगी, कुछ कहना चाहती होगी, तो वो आके दरवाजे पे 3-4 बार पीटती है, तो रैप करती है। या फिर आप कई बार जब टेबल पे पेन से लेकर टक 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 करते रहते हो, तो दैट इज कॉल्ड रैप करना। सी रैप एंग्रीली ऑन द डोर, तो रैप वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कैसे रैप की? एंग्रीली रैप की। तो रैप करना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा, तो एंग्रीली आपका एडवर्ब हो जाएगा। ऑन क्या है? सर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। डोर क्या हो जाएगा? नाउन। द क्या है? आर्टिकल। अगर आर्टिकल है तो पक्का आगे क्या आएगा? नाउन। There was a sharp rap on the door, यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये रैप नाउन भी है और वर्ब भी है। एक बार वर्ब की तरह यूज किया और इसी बार रैप को नाउन की तरह यूज कर दिया। There was a sharp rap on the door, एक बहुत तेज रैप थी, बहुत तेज नॉकिंग हुई थी, उसको बोला जा रहा है ऑन द डोर। रैप का एक और मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ये जरूर पता होगा इस बार। नेक्स्ट वर्ड है कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब क्या होता है? जहां बहुत ज्यादा मोशन हो हल्ला, शोरगुल। वो जो नॉइजी एक्टिविटी बसल पढ़ा था ना, हसल एंड बसल, उसी को आप कॉमोशन कह सकते हो। तो कॉमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस। ह्यू एंड क्राई, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ह्यू एंड क्राई। देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई आउटसाइड ऑफ द पार्क, पार्क के बाहर। पेंडेमोनियम, ये भी एक अच्छा वर्ड है, पेंडेमोनियम। ये हर क्लास में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहां भी मिलेगा बहुत बढ़िया वर्ड है, पेंडेमोनियम। सो कॉमोशन, डिस्टर्बेंस, ह्यू एंड क्राई, पेंडेमोनियम। आप देखिए कोई जगह है वहां पे इतने सारे लोग हैं, तो ये क्या है? एक नॉइजी एक्टिविटी है, हसल एंड बसल भी कह सकते हो। और देखिए कैसे लिखा है, द क्राउड वेटिंग आउटसाइड फॉर द रिजल्ट वाज कॉजिंग अ कॉमोशन। जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा कॉमोशन कॉज कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल पैदा कर रही थी। कौन सी भीड़? जो बाहर वेट कर रही थी। ये आपको एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है। द क्राउड, कौन सी क्राउड? वेटिंग आउटसाइड फॉर द रिजल्ट, वो क्राउड वॉज, उसका वो यहां लिखा गया है, वॉज कॉजिंग अ कॉमोशन। अगर मैं कहूं कॉमोशन का पार्ट ऑफ स्पीच, तो सर TION लगा है तो सर नाउन हो जाएगा। सर यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है तो पक्का आगे कॉमोशन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो कॉमोशन यहाँ पे क्या बन गया? नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्राइटेन करना। ह्यू एंड क्राई और पेंडेमोनियम दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। ह्यू एंड क्राई, पेंडेमोनियम। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटेन करना। फ्राइटेन करने का मतलब क्या होता है? किसी को डरा देना, स्केयर करना। अभी जो सबसे शुरू में पढ़ा था एक वर्ड ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है डर या फिर डरना। फ्राइटेन का मतलब होता है डरा देना। एक वर्ड होता है फ्राइट। फ्राइट, फ्राइट मतलब डर। तो फ्राइट के लिए आप कह सकते हो ड्रेड, फ्राइट के लिए आप कह सकते हो एप्रीहेंशन, फ्राइट। इसी फ्राइट को वर्ब बनाया तो क्या बन गया? फ्राइटेन, वर्ब, डराना। तो फ्राइटेन के लिए क्या हो गया? स्केयर करना, टेरिफाई करना। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार मिलेगा, हर आपको क्लास में ये वर्ड मिल जाएगा। पिताजी है, बच्चा कार चला रहा है, बच्चा लड़ाका है, बच्चा मानता नहीं है, ब्रेक लगाना आता नहीं है और कंट्रोल है नहीं स्पीड में, तो पिताजी दर्द करे, बेटा नहीं प्लीज, तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, तुम जब भी कार चलाते हो तुम मुझे डराते हो।
ही फ्राइटेन्स मी, वो मुझे डराता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन ही ड्राइव्स फास्ट, जब वो तेज चलाता है। अब जरा इस चीज को समझने से पहले और भी इसमें बातें समझिए। फ्राइटेन, स्केयर और टेरिफाई। कई बार जब आप डर जाते हो तो आप कहते हो आई एम स्केयर्ड। सैक्रेड मत बोल दीजिएगा, सैक्रेड पवित्र होता है, स्केयर्ड। तो स्केयर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको किस तरह यूज किया, एडजेक्टिव की तरह। तो इसको आप बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। उसी तरह से टेरिफाई करना, तो कोई भी चीज जो टेरिफाई करने वाली होगी, बहुत डराने वाली होगी, तो उसको बोलोगे टेरिफाइंग। टेरिफाइंग, तो ये भी किसका काम करने लगा, एडजेक्टिव का, टेरिफाइंग, डराने वाला। ही फ्राइटेन्स मी व्हेन ही ड्राइव्स फास्ट, वो मुझे डराता है जब वो तेज चलाता है। व्हेन यहां पे कंजंक्शन का काम करेगा, तो एक क्लॉज ये हो जाएगी ही फ्राइटेन्स मी, एक क्लॉज ये हो जाएगी जब वो गाड़ी तेज चलाता है। चलाना वर्ब हो जाएगा, ड्राइव करना। कितना तेज चलाना, बहुत तेज चलाना। तो फास्ट वर्ड आप ही के बारे में नहीं कह सकते हो, ही फास्ट नहीं है, ड्राइव फास्ट है, चलाता है। कैसे चलाता है, तेज चलाता है। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो फ्राइटेन करना। अच्छा, कोई भी चीज जो डराने वाली होगी, इस फ्राइटेन से भी एडजेक्टिव बना सकते हो। अगर इस फॉर्म वर्ब में आईएनजी जोड़ दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फ्राइटेनिंग, बहुत ही फ्राइटेनिंग मूवमेंट है, डराने वाला मूवमेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सोलन। इसको क्या पढ़ेंगे, सोलन, एन साइलेंट रहेगा। सोलन का मतलब होता है सीरियस, सिंसियर। ये वो वाला सीरियस नहीं है कि आप कोई बहुत उदास हो किसी सेंस में, ये वो वाला सीरियस नहीं है। सीरियस इन द सेंस जब आप सिंसियर हो, किसी काम को लेकर सीरियस हो, बहुत ईमानदार हो, जेन्युइन हो, तो उस सेंस में ये सीरियस बन पाएगा, सोलेम और सिंसियर। एवरीवन लुक्ड वेरी सोलेम, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कहूंगा कैसे पहचान पाए, तो आप तुरंत बोल देना चाहिए आपको सर वेरी लगा हुआ है, और वेरी एडवर्ब होता है, हमें पता है एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए होता है। और ये लुक जो वर्ब लगा हुआ है, इसके साथ जब भी कोई वर्ड लगाया जाएगा तो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो इसकी स्टेट बता रहा है। एवरीवन लुक्ड वेरी सोलेम। देखिए इनके चेहरे कितने सीरियस है इस समय, कुछ बहुत सीरियस बात चल रही है, उदास नहीं है। कुछ मीटिंग में जो बातचीत चल रही है, बहुत जेन्युइन बात चल रही है, तो उस समय आप ये वर्ड यूज करोगे सोलेम। ये भी वर्ड आपको बहुत कॉमन तौर पे आपकी बुक्स में मिल जाएगा। तो सोलेम का मतलब होता है सीरियस या सिंसियर। एवरीवन लुक्ड वेरी सोलेम, वेरी सीरियस। देखिए अभी इस क्लास में और भी वर्ड्स थे, और मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। एक छोटी सी क्लास मैं करना चाह रहा था, ताकि ये पता चल पाए कि आपने कितना सीखा और कितना आपने एंजॉय किया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, जो बचे हुए वर्ड है। ये जो चैप्टर था वो भी बता दे रहा हूँ कि वो चैप्टर है द लास्ट लेसन क्लास 12 की बुक से। पहले मैंने क्लास 12 की बुक इसलिए उठा ली क्योंकि उन बच्चों के पास सिर्फ 1 साल है, फिर इसके बाद और जो बच्चे होंगे उनके लिए तो बहुत टाइम है। और वर्ड किसी भी क्लास का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द लास्ट लेसन चैप्टर का एक पार्ट और रह जाएगा, उसमें जब हम करेंगे तो पूरी चैप्टर की वोकेबलरी कवर होगी। लेकिन ये वोकेबलरी आपके हर क्लास में काम आ जाएगी, और इवन आप 12th पास आउट हो तब भी काम आ जाएगी, ग्रेजुएशन में तब भी काम आ जाएगी, ग्रेजुएशन के बाद आप केवल अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हो तब भी काम आ जाएगी। पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपको शायद बोरिंग भी लगा हो बीच में कहीं कहीं, ये भी कि ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं, ग्रामर भी इसी में बता रहे हैं। बट ये सब मिला जुला के जब काम करेगा तब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कुछ वर्ड समझ में आए या नहीं आए, क्या कोई वर्ड आपको तैयार हुआ तो बताइए। अगर किसी वर्ड का आपको यूज अच्छा लगा हो तो बताइए, अगर किसी वर्ड का अच्छा यूज आपको आ रहा हो तो भी आप बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट फिर इस सीरीज की क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिएगा इस क्लास का। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने गुड नाइट क्यों बोल दिया। थैंक यू।